हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बेटा, इस चैप्टर में खाली अगर मैं सॉल्ट न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो आपकी बुक में बेटा सॉल्ट न्यूमेरिकली 41 है। बाबू, चैप्टर नंबर 4 में मैंने बात करी सोल्ड न्यूमेरिकल की, खाली सोल्ड न्यूमेरिकली 41 है, अनसोल्ड अलग है। आज का टारगेट ये होगा बेटा, जल्दी से जल्दी थ्योरी खत्म करके मुझे आपको सोल्ड न्यूमेरिकल कराकर भेजने। चैप्टर नंबर 4 में चाहता नहीं दोबारा आप घर जाकर उठाओ, ठीक है जी। इतना प्रिपेयर कराकर भेजना है मुझे रौनक भाई, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। बाबू, अब मैं विदाउट अ फर्दर डिले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर शुरू कर रहा हूं। आराम से जरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेस समझना बेटा। लास्ट चैप्टर में ना हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी आप बताओ, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेम कमोडिटी, है ना? यही बोलता है। तो वो इससे रिलेटेड एक टॉपिक था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और वहां पर ना 4 हेडिंग थी, जिसमें से बेटा मैं 2-3 हेडिंग का नाम लूंगा, मैं एक स्पेसिफिक हेडिंग पे जोड़ दूंगा, आराम से समझने की कोशिश करना, वो चैप्टर का बेस बनेगा। तो वो पहली हेडिंग थी फैक्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। तो मैंने कहा था इसको तो क्या ही पढ़ोगे भाई, लॉ ऑफ डिमांड से क्लियर है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की इनवर्स रिलेशनशिप है, यही बात लिखी हुई है। सेकंड बात लिखी हुई थी क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। अब मुझे नहीं पता किसको याद आई होगी ये बात, ठीक है नहीं थी, ठीक है जी बाबू। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, बेटा लॉ ऑफ डिमांड ना क्वांटिटेटिव बात नहीं करता, सिर्फ क्वालिटेटिव बात करता है, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है बेटा, बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता। प्लीज मेरी तरफ देखो बेटा, लॉ ऑफ डिमांड ने बोला था प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, और बेटा प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। यार ये जो बात है ये क्वालिटेटिव बात ही तो है, इसने सिर्फ डायरेक्शनल चेंज ही तो बताया कि एक के बढ़ने में दूसरा गिरता है, एक के गिरने से दूसरा बढ़ जाता है। ये कोई क्वांटिटेटिव चेंज बताया? उसने ये बताया क्या कि अगर प्राइस 10% से बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से गिर जाएगी, या प्राइस अगर 20% से गिर जाए क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? क्या लॉ ऑफ डिमांड का काम ये बताना था? नहीं। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्वालिटेटिव बात करता था कि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव बात नहीं करता था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता था बेटा। यही चीज बताना कि प्राइस में कितने बदलाव से क्वांटिटी डिमांडेड कितना बदल जाएगी, यही काम है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। चैप्टर का बेस ही यही है बाबू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही बताता है कि अगर प्राइस बदलेगा उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बदल जाएगी। चैप्टर का बेस समझ में आना शुरू हुआ? समझ में आया क्या पढ़ना होगा बेटा हमें इस चैप्टर में? बेटा अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, सब सामने देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या इसकी डेफिनेशन है। बेटा मैंने भी बताने की कोशिश करी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा अगर मैं कोई भी फैक्टर बदल दूं जो डिमांड को अफेक्ट करता है। लो पुत्र, लो पुत्र, सामने देखना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रेफरेंस टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। वो डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर आपने मुझसे पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले 5 और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले 8। अगर मैं किसी भी फैक्टर में एक सर्टेन परसेंटेज से चेंज कर दूं तो उसकी वजह से डिमांड में कितने परसेंट से चेंज हो जाएगा, ये बताना काम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अगर कभी पेपर में डेफिनेशन आ जाए, मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों सिर्फ आप इसका फॉर्मूला दिमाग में रख लो, डेफिनेशन लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, कोई हाथ तौबा नहीं होती, डेफिनेशन एक सेकंड में बना सकते हैं।
क्या है डेफिनेशन? बाबू क्या बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड with reference to percentage change in any factor affecting the demand. That's it. इतनी सिंपल बात। बाबू क्या है डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड with reference to percentage change in any factor affecting the demand. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने ये जो डेफिनेशन बनाई ये मीनिंग बनाया कहाँ से बनाया? फॉर्मूला बता भैया उससे ही बनाया। समझ में आई बात? बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्दर तीन तरीके की है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्दर तीन तरीके की है। बेटा शायद मैं आपको बुक से नोट से एक भी टॉपिक आज पढ़ा ना पाऊं, इसलिए कंसंट्रेशन सामने रखना, जहां ये कंसंट्रेशन के चैप्टर जाना शुरू हो जाए। ठीक है जी, 2-2.5 घंटे बैच ऐसे ही चलेगा, इसी शांति के साथ चलेगा। बाबू तीन तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैं बात करने वाला हूं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बता देता हूं बेटा, जब भी लास्ट इकोनॉमिक्स का लेक्चर हुआ था मैंने टॉपिक पढ़ा था बेटा काइंड्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड कितने तरीके की होती है। वहां मैंने 9 तरीके की डिमांड पढ़ाई थी कि डिमांड 9 तरीके की होती है। उनमें से 3 बातें यही थी। वहां एक डिमांड थी प्राइस डिमांड, एक डिमांड थी इनकम डिमांड, एक थी क्रॉस डिमांड। आज इलास्टिसिटी की बात करूं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके की ही है। सामने देखते रहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा क्या है इनकी डेफिनेशन, क्या है इनके मतलब? आओ जी प्यारे बच्चों समझते हैं। बाबू बाबू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला सामने देखना जी, बिल्कुल सामने देखेंगे सब, बी वेरी अटेंटिव। परसेंटेज चेंज इन डिमांड with reference to percentage change in price। जैसा कि बेटा इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है, बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताएगी कि अगर आप प्राइस में एक सर्टेन परसेंटेज से चेंज कर दो तो उसकी वजह से डिमांड में कितने परसेंट से चेंज हो जाएगा, ये बताएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बेटा, समझदार समझ गए। परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रेफरेंस टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेटा क्रॉस डिमांड में मैंने किस चीज की बात करी थी, अगर आपको याद होगा तो ये बात मजाक लगेगी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जगह पर हम वर्ड लगाते हैं क्रॉस। वहां पर क्रॉस डिमांड था या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पेपर में आ गया तीनों में से किसी का भी मीनिंग, बेटा फूक मारना है, उड़ा देना। क्या है प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रेफरेंस टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड with reference to percentage change in income of consumer, percentage change in demand with reference to percentage change in the price of related goods। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? फटाफट से मैंने को पहले इतनी ही बात रिवाइज करो, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। सब सामने देखेंगे मित्र। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर कहां से शुरू करा? बेस केस का, बेसिस का लॉ ऑफ डिमांड। बेटा लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट रहे तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड होती है। बेटा लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने टोटल पढ़े थे 4। ठीक है जी, जिसमें से बेटा सेकंड फैक्टर लिखा हुआ है, सेकंड फैक्ट लिखा हुआ है, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्वालिटेटिव बात करता है कि डायरेक्शनल चेंज बताता है कि प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, प्राइस गिरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये नहीं बताता कि प्राइस के कितना बढ़ने पे डिमांड कितनी घट जाएगी, प्राइस के कितना घटने पे डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। बेटा ये कौन करता है बात? ये बेटा जिम्मेदारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दी गई है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि कितना किस फैक्टर के बदलने से डिमांड में कितना शिफ्ट होगा। क्वांटिटेटिव बात करेगी इलास्टिसिटी। ठीक है जी, यहां से मैंने चैप्टर शुरू करा।
मैंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताएगी बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रेफरेंस टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। क्योंकि बेटा मैंने तो सिर्फ दिमाग में न्यूमेरिकल रखा और बेटा इसके हिसाब से ही फ्रेम कर दी बेटा डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रेफरेंस टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। सेम बात बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरीके की है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसा बेटा डेफिनेशन इलास्टिसिटी की है, सेम प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए। तो ध्यान रखना क्रॉस वर्डन किसके लिए लगाते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के लिए लगाते हैं। ये तो अपने नाम से ही क्लियर है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाऊं जी बात को, ठीक है जी। अब मैं मुश्किल बातें करनी शुरू करूं थोड़ी थोड़ी। तो वो हल्की सी बात मैं सिर्फ नोट से पढ़वाना चाहता हूँ। एक काम करना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ना ये 2 लाइन का मीनिंग पढ़ना। आगे करें तो वो प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग पढ़ना। गुस्सा है मेरे यार शुभ भाई। शुभ पता है क्या कह रहा है मेरे को, साइड में दिख नहीं रहा। शुभ भाई गलती हो गई। चलो बेटा, मैंने आपको एक बार वो डेफिनेशन भी पढ़ा दी, पर मैं आपको बता देता हूँ जो मैं बातें बोलूंगा वो ज्यादा आसान निकलेगी नोट से हर हाल में। हर हाल में मुझे सुनना जरूरी है, नोट्स को पढ़ना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक डेफिनेशन ये है जो मैं अभी तक बोल चुका हूँ, एक और भी डेफिनेशन दी गई है। ऑल्दो मुझे पता है बेटा जो मैं ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूँ वो बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है, आप चाहते हो कि मैं दूसरी ना पढ़ूं। पर बेटा टीचर्स को ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ना बेटा तीन बातें, तीन वर्ड लिखे हुए चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं आप पहली डेफिनेशन कभी कोट ना करें, अगर पेपर में आए हमेशा ये डेफिनेशन ही कोट करें, ठीक है जी। मुश्किल नहीं है, सेम एनालिसिस है, मैं एनालिसिस भी कर दूंगा, पढ़ते हैं एक बार। बाबू कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड for a commodity with reference to change in the price of such commodity। मैं आपको बता देता हूँ वो तीन वर्ड कौन से हैं बेटा जो टीचर देखना ही चाहता है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की डेफिनेशन में, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये तीन वर्ड और टीचर को चाहिए ही चाहिए। तो वो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। मेरी तरफ देखना बाबू, कहता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। मतलब डिमांड कितनी डिग्री पर रिस्पॉन्ड करेगा अगर मैं इसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज कर दो तो क्या कोई एनालिसिस अलग है भाई, बात तो वही है ना कि प्राइस को कितना बदलने पर डिमांड कितना डिग्री पर रिस्पॉन्ड करेगी, घूम फिर के बात का मतलब तो वही है बेटा, ठीक है जी। तो बाबू इसलिए मैं बोल रहा था सेकंड डेफिनेशन लिखने में हर्ज कुछ नहीं है, एनालिसिस तो सेम ही है। तो आप कोशिश करना सेकंड डेफिनेशन लिखो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये तीन वर्ड लिख देना, टीचर आपका फैन ना होगा जो मर्जी कह देना, उसको तीन वर्ड ही चाहिए, ठीक है जी। अब बाबू मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, फर्दर मेरे पास ये टॉपिक नहीं है दोनों, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना एक ही टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सब सामने देखते रहेंगे बेटा, मैं सीधा न्यूमेरिकल की तरफ लेकर जा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। थोड़ी देर हम न्यूमेरिकल पर लगाकर फिर थ्योरी पर वापस आएंगे, फिर आखिरी में बेटा न्यूमेरिकल करके ही जाएंगे। बाबू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंटिन्यू हो रहा है मेरा ये टॉपिक। बाबू प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के ना तीन फॉर्मूलाज हैं, तीन मेथड है बेटा। पहले मेथड को कुछ लोग बोलते हैं परसेंटेज मेथड, कुछ लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। चाहे बोल लो परसेंटेज मेथड, चाहे बोल लो प्रोपोर्शनेट मेथड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। और मैं आपको बता देता हूं अगर बुक में मेरे को आज 41 न्यूमेरिकल कराने हैं तो 35 न्यूमेरिकल अकेले एक ही फॉर्मूला पर भेजना है, इस फॉर्मूला, इतनी मजाक है। 35 न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला पर भेजना है,
ठीक है जी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले 5 मिनट में आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी। बाबू दूसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसके ऊपर बचे हुए 6 न्यूमेरिकल बेस्ड है। और बेटा तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड, और बेटा ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ नाम ही नाम है इसका कि ज्योमेट्रिक मेथड है। ठीक है जी। मैं बता देता हूँ, जब मैं आपके तरह 12th क्लास में बैठा करता था, आपके पास 11th में बुक है माइक्रो, मेरे पास 12th में थी माइक्रो मैक्रो। ठीक है जी। मैं स्टैट्स और आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने 11th में पढ़ी है, फिर उन्होंने एक बुक स्विच कर दी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके 12th में माइक्रो उठा लिया यहाँ पर। मेरे पास ज्योमेट्रिक मेथड हुआ करता था। मैंने तीनों मेथड पढ़े हुए, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आप ये सब किस्में भाग्य कर्मों का हिसाब, मेरे थोड़े खराब थे तो 3 मेथड थे, तुम्हारे थोड़े अच्छे हैं तो 2 हैं। ठीक है ना, कितने खुश हुए मेरे कर्मों पे। कोई नहीं, तुम्हारे भी आएंगे, सब सामने आएंगे, रिजल्ट आने दो। बाबू करते हैं चर्चा आगे बात की परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड की। सर कसम खा लो अगले 10 मिनट में इतना अटेंटिव रहूंगा कि मैं फॉर्मूला सीख भी लूंगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर लूंगा, और जो मैं अभी न्यूमेरिकल करूंगा अगले 10 मिनट के अंदर अंदर उसी पर बेस्ड 35 न्यूमेरिकल है एक जैसे। और कंफर्म बता रहा हूं बेटा, मुझे कोई डाउट नहीं है इस चैप्टर का कि 10 नंबर का अकेला अकेला चैप्टर 10 नंबर का विदाउट अ डाउट। ठीक है जी। चलो जी, बाकी आपकी इच्छा क्या कितना पढ़ना है। बाबू परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड फॉर्मूला क्या है? बाबू आपको क्या लगता है फॉर्मूला क्या होगा? यही तो मेथड है, यही तो फॉर्मूला है। एक बात बताओ, मैंने जो बातें लिखी परसेंटेज में नहीं लिख रखी क्या? यही तो फॉर्मूला है, कुछ और थोड़ी है। तभी तो कह रहा था कि 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, बड़े आराम से सामने देखते रहना बेटा। बाबू क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, सब सामने देखते रहेंगे, बस मैं थोड़ा सा एनहांस करूंगा इसको। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस यही फॉर्मूला है, बस इसको एनहांस कर रहे हैं, सब सामने देखते रहेंगे बेटा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड को मैं लिख रहा हूं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बच्चे पूछ रहे हैं ये कहां से आया क्या? बेटा डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म क्यू। डिमांड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा अगर मैं लिख रहा हूं डेल्टा क्यू, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज होता है, शुरू से जानते हुए आ रहे हैं हम बेटा। ठीक है जी, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। आप मेरी तरफ देखना, अगर मैं ये कहूं पहले किसी कॉमोडिटी का दाम 4 रुपए था और क्वांटिटी डिमांडेड कुछ भी थी 100, ठीक है, आज बेटा प्राइस बढ़ाकर आपने 5 कर दिया, ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, ये हो गई 80। ठीक है, कोई मुझसे पूछे डिमांड में कितना चेंज हुआ, मैं आपसे पूछूं कितना चेंज हुआ प्यारे बच्चों, तो आप क्या कहोगे कितना चेंज हुआ? भाई पहले डिमांड 100 थी, अब कितनी हो गई? 80 हो गई। चेंज कितने का आया? देखो बेटा, अगर आप कहोगे चेंज निकालना है मुझे क्वांटिटी डिमांडेड में, कैसे निकलता है बेटा? Q1 माइनस क्यू। आप यही कहोगे कि पहले डिमांड, क्यू का मतलब है ओरिजिनल डिमांड, Q1 का मतलब है नई डिमांड। बाबू पहले डिमांड 100 यूनिट की थी, अब कितनी होगी? 80 यूनिट की होगी। चेंज कितने का आया? -20। यही कहोगे आप सब, यही कहोगे बाबू। अभी चेंज कितने का आया? 20 यूनिट से डिमांड कम हो गई। ओरिजिनल डिमांड कितनी यूनिट की थी? ओरिजिनल डिमांड कितनी यूनिट की थी बेटा मेरे पास? 100 यूनिट की थी। और अगर मैं परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूं, इतनी मैथ्स मुझे लगता है सबने पढ़ी है, अगर किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है लिख के ले लो, 100 से मल्टीप्लाई होगी होगी, वरना वो परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बेटा इसी वजह से मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल रहा था। क्या मैंने सही निकाल दिया परसेंटेज चेंज इन डिमांड? यानी कि बेटा सच में परसेंटेज चेंज इन डिमांड को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वेयर डेल्टा क्यू इज चेंज इन डिमांड, वेयर क्यू इज ओरिजिनल डिमांड। और अगर कोई पूछे डेल्टा क्यू बना कैसे, तो सर एक ही तरीका उसको बनने का, कैसे बना बेटा? Q1 माइनस क्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अपॉन में फॉर्मूला में क्या था, अभी मैं इसको पूरा कर दूंगा। अपॉन में फॉर्मूला में क्या था बेटा? बाबू परसेंटेज चेंज इन प्राइस था। समझदार तो समझ गए बेटा प्राइस कैसे बनाओ, कैसे बना बेटा? डेल्टा पी
अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। बाबू डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस। बेटा कोई मुझसे पूछे प्राइस में कितना चेंज हुआ, भैया पहले 4 था अब 5 हो गया। बाबू चेंज कितना हुआ, बाबू 5 हो गया 4 से, चेंज कितने का हुआ, एक का ही तो चेंज हुआ। अबे ये तो आंखों से देख के बता दो कि कितना चेंज हुआ, 4 से 5 हो गया, कितने का चेंज आया, एक का ही तो चेंज आया। ये निकालना कैसे, फॉर्मूला वाइज सोचो तो P1 माइनस पी से तो निकाला, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और वो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था 4, यानी कि बेटा एक का चेंज आया, ओरिजिनल प्राइस था 4। अगेन अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिख रहा हूं तो बेटा बिना 100 से मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकता हूं, आप खुद बताओ, खुद समझदार हो, नहीं लिख सकता है ना। तो बेटा टोटल फॉर्मूला अभी जो हमने बनाया वो ये बना, है ना। अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो कर देते हैं, क्या टेंशन है। ये बेटा नोमरेटर आया -20% और बेटा डिनोमिनेटर आया +25%, यानी कि बेटा -0.8। अब बाबू मैं एक बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आराम से सुनना और समझना। बेटा जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिखोगे न्यूमेरिकल में भी, अभी से बता रहा हूँ न्यूमेरिकल की बात, सारे न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड हैं, अकेले फॉर्मूला पर। बाबू हमेशा आंसर माइनस में आएगा, माइनस इंडिकेट करता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दूसरा गिरेगा, अगर दूसरा गिर रहा है तो बेटा वो जो चेंज होगा वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है जी। हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड का आंसर माइनस में आएगा, पर जब बेटा आखिरी आंसर का स्टेप लिखोगे तो बेटा इसको पॉजिटिवली डिनोट करना, क्योंकि बेटा सब जानते हैं कि ये फिगर माइनस में ही आती है, बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, हमेशा माइनस हटाकर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई बात, पक्का से क्लियर है बात। बेटा अभी मैं न्यूमेरिकल की शक्ल हटा देता हूं, जो मैंने एग्जांपल दिया बिल्कुल हटा देता हूं, इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। इधर देखना चाहिए सर, ये था परसेंटेज मेथड। इधर देखो जी, सब सामने देखना, मैं यहाँ से एक डेरिवेशन करने जा रहा हूँ 1 मिनट की। ये था परसेंटेज मेथड। बाबू इसका नाम परसेंटेज मेथड के साथ साथ एक और नाम पड़ा प्रोपोर्शनेट मेथड। ये प्रोपोर्शनेट मेथड नाम कहाँ से आया सर, परसेंटेज मेथड कोई ना, इसकी का एक फर्दर मॉडिफाइड वर्जन है प्रोपोर्शनेट मेथड। देखो मैं कन्वर्ट करता हूँ प्रोपोर्शनेट मेथड में, लो एक सिंगल सेकंड में, एक सिंगल स्टेप में, 100 से 100 कैंसिल कर दो मल्टीप्लाई, बाबू डेल्टा क्यू इंटू पी, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3, क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी। बेटा इस मेथड को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। मैं तो कह रहा हूँ किसी इकोनॉमिस्ट ने इसको अपना नाम नहीं दिया, ठीक है ना, ये परसेंटेज मेथड था, यहीं से लोगों ने बना दिया प्रोपोर्शनेट मेथड। मैं तो कह रहा हूँ ये लिख देना नीचे, अपना नाम चिपका देना कि मैंने दिया है ये। और करते क्या इंडियंस, चोरी तो करते रहते हैं दूसरों की। समझ में आई बात, क्यों नाम पड़ा परसेंटेज मेथड, क्यों नाम पड़ा प्रोपोर्शनेट मेथड। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं, आपको तो शायद सहारा चाहिए होगा इसका इसका, मुझे तो एक ही बात पता है, ये मैं इसका सारे न्यूमेरिकल कर देता हूँ 35 के 35, क्योंकि मैं सोचता ही यही हूँ, इसी से ये बनाया है, इसी से यही बना है। तुम रटते हो बेटा उन चीजों को, मैं सोचता हूँ बस। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक तो नहीं, आगे बढ़े, टॉपिक समझ में आया अभी तक, कंफर्म, चलो जी आगे बढ़े। बेटा मैं बात करने जा रहा हूं अब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, सब सामने ही देखते रहेंगे बेटा, ठीक है जी। अगले 15 से 20 मिनट की थ्योरी पेंडिंग है बस मेरे पास, फिर न्यूमेरिकल। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यार ये टॉपिक कहाँ से जन्म लिया, मैं थोड़ा सा बेस से बताना चाहता हूँ। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अच्छा एक बात बता, मान लो मैं अपने सामने 10-15 कॉमोडिटी लेता हूँ अलग अलग कैटेगरी की, एक ले ली मैंने मेडिसिन, एक ले ली मैंने शुगर, एक ले ली मैंने एसी, एक ले लिया बेटा एलईडी, एक ले लिया बेटा कोई नेसेसिटी खाने पीने की चीज ले लो आटा, ठीक है जी। मैं 10-15 कॉमोडिटी अपने सामने रखता हूँ, सबका प्राइस 10% से चेंज करते हैं, मतलब समझ लो बढ़ाते हैं, सबका प्राइस में 10% से इंक्रीज करता हूँ। मुझे एक बात बताओ,
सबकी क्वांटिटी डिमांडेड एक जैसे परसेंटेज में गिरेगी क्या? बस थोड़ा सा ये आइडिया दो, फटाफट से बताओ। एक जैसा गिरेगी? अच्छा ये तो पता है ना, प्राइस अगर सबका 10% से बड़ा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी सबकी, ये तो कंफर्म है। एक बार बताओ, सबकी एक जैसी गिरेगी एक ही परसेंटेज से? ये पक्का पता है कि सबकी एक परसेंटेज से नहीं गिरेगी? ये पक्का मानते हैं? सारे मानते हैं? सर अगर आप ये मानते हो ना, इसी की वजह से इस टॉपिक ने जन्म लिया डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा हर कॉमोडिटी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से। क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक जैसी नहीं बदल सकती, हर कॉमोडिटी की बदल ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ, समवन इज अ शुगर पेशेंट, एक आदमी शुगर का पेशेंट है, आप प्राइस जितना मर्जी बढ़ा दो शुगर की गोली का, उसकी डिमांड हिलेगी? ईमानदारी से बताओ, नहीं हिलेगी। सब जानते हैं इस बात को, सब मानते हैं बेटा इस बात, ठीक है ना जी? पक्का? अच्छा और एलईडी 50 से 60 हजार कर दिया, डिमांड हिलेगी कि नहीं हिलेगी? बहुत सारे लोगों की गायब हो जाएगी डिमांड। तो ये तो मान रहे होंगे ना सब कि प्राइस के बढ़ने या गिरने पर सारी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड एक जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। सब मान रहे हैं ना इस बात को? ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। चलो बाबू, इसी वजह से टॉपिक ने जन्म लिया डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। मैं पहली डिग्री की बात करता हूं, सब सामने देखेंगे, मैं इसका नाम लिखूंगा भी, पहले आप सामने देखो। बेटा बात करते हैं प्राइस वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। प्रियांशु जी पढ़ लो, सामने देख लो। ये कौन है भाई साहब? इधर हो जाओ भाई साहब, इधर हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वो एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस पहले 10 हुआ करता था और 10 पर क्वांटिटी डिमांडेड थी 100, ठीक है जी? आज बढ़कर प्राइस 20 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी 100। बेटा क्या हुआ क्या इसको? बेटा प्राइस 100% से बढ़ गया, 100%, छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है। 10 की चीज थी 20 की होगी बेटा, 100% से बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड टच से मस नहीं हुई, हिली भी नहीं, इतनी सी हुई। सब ज्यादातर ऐसा देखा जाता है नेसेसिटीज के केस में, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। एक आदमी शुगर का पेशेंट है बाबू, 10 रुपए की एक गोली खाता था, ठीक है जी? महीने भर में 100 गोली खाता है समझ लो, या 2 महीने में खाता है, ठीक है जी? किसी दिन 2 किसी दिन 1। बाबू आज उस गोली का दाम बढ़कर 20 रुपए हो गया, उसकी डिमांड हिलेगी? जिंदा रहना है 50 भी कर दोगे तब भी ऐसे ही खरीदेगा, जो मर्जी कर लो, डिमांड हिलेगी नहीं। बेटा ऐसी डिग्री को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बाबू इन इलास्टिक मतलब, मेरा ख्याल सबने इलास्टिक देखा है बाबू, प्राइस खींच लो जितना मर्जी खींच लो, डिमांड इतनी सी भी नहीं खींच रही। इतना बढ़ा लिया प्राइस, डिमांड इतनी सी भी कम नहीं हुई। डिमांड इन इलास्टिक है, खींची नहीं जा सकती ऐसी सिचुएशन में कभी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? बेटा इसका डायग्राम कैसा होगा थोड़ा सा अच्छे से समझना, पेपर में बेटा यही सब आने वाला, ध्यान रखना। इसका डायग्राम कैसा होगा थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। बेटा वाई एक्सिस पर प्राइस और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड, ठीक है जी? वो प्राइस 10 20 30 40 कुछ भी ले लो, क्वांटिटी डिमांडेड 50 100 150 200 जितना मर्जी आगे बढ़ा लो। बेटा प्राइस जब 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 100। कर सामने, प्राइस जब 20 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी? 100। प्राइस 30 भी हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी? 100। प्राइस 40 भी हो जाएगा, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड लेने वाली 100। समझदार समझ गए? बेटा ये कर्व कैसा होगा देखने में? इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है जी? इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छे से क्लियर हुई बात? और बेटा ऐसी सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी को ना रिप्रेजेंट करते हैं ईडी से, मतलब ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर कैसा आएगा इस सिचुएशन में? बेटा इट इज ऑलवेज 0। ये 0 कहां से आया? इधर देखना मेरी तरफ, कितने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के? एक। क्या पढ़ा है फॉर्मूला?
परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड न्यूमरेटर में है, क्या डिमांड में कोई भी परसेंटेज का चेंज हो रहा है? कितना चेंज हो रहा है? जीरो, जीरो अपॉन समथिंग, इट इज जीरो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आया ईडी जीरो क्यों आया? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में चेंज कितना हुआ पहले तो बताओ, कोई चेंज हुआ डिमांड में? जीरो। तो अगर नोमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? इतनी तो मैथ्स जान लो, इट इज ऑलवेज जीरो। अभी तक बताओ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पहली डिग्री समझ में आई अच्छे से? ठीक है जी, आंखें खोल लो, मैं तो कह रहा हूँ तीसरी आंख भी खोल ली लो आज। ठीक है जी। अच्छे भाई सोता नहीं यार, तो बस मैं ही सोता हूँ फिर से। गुस्सा ना करे, अरे बहुत डर रहा है मेरे को। क्या हो गया? चलो लो जी, आगे की बात करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बाबू इस बार मैंने ना नाम पहले लिख दिया, समझते हैं जरा आराम से इसको। बाबू प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 100। प्राइस 10 ही रहा, क्वांटिटी डिमांडेड 200। प्राइस 10 ही रहा, क्वांटिटी डिमांडेड 300। इधर देखना, ऑल्दो मैंने प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, पर आप ये मान सकते हो प्राइस में स्लाइट भी चेंज हुआ, हल्का सा भी कम कर दिया आपने प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड भागती चली जाएगी। बेटा ऑल्दो इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल दुनिया में देखने को नहीं मिलता, पर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर दो प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे का, तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। बाबू मैंने बोल दिया परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, पर फिर भी इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर दो कमोडिटी एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो ऐसी सिचुएशन अराइज पक्का होती है कि बाबू कोक और थम्स अप दोनों 10-10 की थी, आपने प्राइस में हल्का सा ही कम किया, बस 9 रुपए 90 पैसे लेके आए, डिमांड उड़ कर आएगी आपके पास। लोग दूसरी कमोडिटी का सारा लेना छोड़ देंगे, ठीक है ना, पेप्सी को छोड़ देंगे, कोक पर शिफ्ट कर जाएंगे, सिर्फ 10 पैसे में शिफ्ट कर जाएंगे अगर दो चीजें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ऑल्दो कोई एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं है बाबू। ऐसी सिचुएशन में कर्व कैसा होगा देखने में, और बेटा आंसर क्या आएगा इलास्टिसिटी और डिमांड का, इसका डिस्कशन करते हैं। लो जी सामने देखो बेटा, प्राइस 0 से 10 हो गया, या 10 से 20 हो गया, या 30 हो गया। बेटा क्वांटिटी डिमांडेड 50, 100, 150, 200, 250, 300। लो जी वो प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 100। प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 200, 300, 400। समझदार को इशारा काफी। ये करो कैसा होगा? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिखाई दे रहा है? ठीक है जी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब समझ रहे हो? प्राइस तो इतना सा ही ला रहे हैं, इतना सा इलास्टिक कर रहे हैं, डिमांड खींची जा रही है, जितना खींच सकते हो उतनी खींच रही है। ऐसी सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आता है इनफिनाइट। ये इनफिनाइट कैसे आ गया बाबू? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बेटा प्राइस में कोई चेंज हो रहा है? अगर डिनोमिनेटर ही जीरो है बाबू, समथिंग अपॉन जीरो कैलकुलेट हो सकता है क्या कभी? इट इज इनफिनाइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, यहीं पर एक बात बोल रहा हूँ मैं, भूल ना जाऊं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज होती है 0 टू इनफिनाइट, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 0 से इनफिनाइट के बीच में ही आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो बातें क्लियर? दोनों बातें क्लियर हुई अच्छे से? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक, इससे पहले पढ़ाई थी। ठीक है, उज्जवल छोड़ फोन। बाबू करते हैं आगे बात, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड, अच्छा जी देखते हैं जी ये क्या होती है। बाबू पहले प्राइस 20 था, क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, अब प्राइस गिरकर 10 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर 100 की। इनवर्स रिलेशनशिप है वो तो चलेगी चलेगी, सामने देखना चाहिए।
बेटा प्राइस में कितना चेंज हुआ थोड़ा सा ये सोचो, 20 से 10 हो गया, 50% का चेंज। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में सोचना कितना चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 200 होगी, कितने परसेंट का चेंज, पूरे 100% का चेंज। बेटा ऐसी डिमांड को बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is greater than percentage change in price। इस सिचुएशन को बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस को तो थोड़ा सा खींचा पर क्वांटिटी डिमांड भी थोड़ी ज्यादा खींच गई। प्राइस को तो थोड़ा सा ही तो खींचा उसने, प्राइस को तो 50% से खींचा, क्वांटिटी डिमांड पूरे 100% से खींच गई। हाईली इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक डिमांड। समझ आ रही है डिग्री बाबू? हमेशा यहाँ पर ईडी का आंसर ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर आप समझदार हो तो सिचुएशन में 2 आ रहा है आंसर। क्यों? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इट इज 100% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कितना है 50%। आंसर क्या आएगा बेटा? 2 ही तो आएगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। ठीक है जी। बेटा कर्व देखने में कैसा होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कर्व बनाने से पहले। बेटा इट इज फ्लैटर कर्व, ऐसा होगा कुछ, काफी फ्लैट होगा, काफी फ्लैट। देख लो बनाकर, अभी मैं स्केल से नहीं बना रहा, तब भी बेटा मेरा काफी फ्लैटर दिखेगा, अगर आप स्केल से बनाओगे तो और अच्छा दिखेगा। लो जी देखते हैं बेटा एक बार देखने में कर्व कैसा है। 20 पर क्वांटिटी डिमांडेड 100, 10 पर कितनी होगी 200। दिख रहा है बेटा कर्व कितना फ्लैटर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से हाईली इलास्टिक डिमांड समझ में आया? ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और हाईली इलास्टिक, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? फोर्थ वन, फोर्थ डिग्री लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड। बाबू ये लेस इलास्टिक डिमांड क्या होती है? आओ जी इसके भी दर्शन कर लेते हैं। बेटा प्राइस में चेंज हुआ 50% का, पर प्राइस कम हुआ 50% से, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी सिर्फ 20% से। यानी कि बेटा प्राइस को तो ज्यादा खींचा पर क्वांटिटी डिमांडेड को बहुत ज्यादा नहीं खींची, बहुत थोड़ी सी खींची। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा लेस देन होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। Percentage change in quantity demanded is always less than percentage change in price। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाबू डिमांड में चेंज कितना है 20% का, प्राइस में चेंज कितना है 50% का। यहाँ ईडी का आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। ठीक है जी, जो कि आ भी रहा है बेटा 0.40। ठीक है, ये कर्व कैसा होगा देखने में, एडवांस में बता देता हूँ बताने से पहले। स्टीपर कर्व होगा ये, वो फ्लैटर था, ये स्टीपर कर्व होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल के आसपास होता है, बस ये बता देता हूँ। ठीक है जी, बनाकर देख लो, इतना क्या है टेंशन। इधर देखना चाहिए, प्राइस 20 है तो ये 100 है, प्राइस 10 है तो ये 120 है, लगभग बेटा कुछ ऐसा कर। और मैंने एडवांस ही बता दिया था ये स्टीपर कर्व। ठीक है जी, ईडी लेस देन 1। ठीक है, लास्ट वन बाबू, इससे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बेटा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होती है? बाबू प्राइस 20 से 10 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 150 की, कितने परसेंट का चेंज 50, कितने परसेंट का चेंज 50। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब ये दोनों बराबर हो जाए, प्राइस का चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज बिल्कुल बराबर हो जाए, इससे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हेयर ईडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ईडी हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक है जी बेटा, ये कर्व ना तो लेस इलास्टिक जितना स्टीपर होगा, ना ही मोर इलास्टिक जितना फ्लैटर होगा, इन दोनों के बीच की बात होगी। यानी कि कर्व जब बनाकर देखोगे कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है जी, जबकि ईडी लेस देन 1 कुछ ऐसा होता है और ईडी ग्रेटर देन 1 ऐसा होता है।
ठीक है जी। और अगर मेरे को इन पांचों की समरी बोलनी हो, 1 मिनट के लिए सामने देखना, पांचों कर्व की बात कर लेते हैं बेटा। जहां हम बात कर रहे थे कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, इज इक्वल ईडी इज इक्वल टू 0 है बेटा। कर्व कैसा था? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ईडी लेस देन 1, स्टीपर कर्व, ईडी इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक है ये, मोर इलास्टिक, और बेटा परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इज इक्वल्स टू इनफिनाइट, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि बेटा जो मैंने 500 डिग्रियां बताई, तो बेटा एक ही डायग्राम में अगर देखनी हो तो ये डायग्राम है, 500 का रिवीजन हो गया इसी के साथ। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात सारी समझ में आ रही है? ठीक है जी बाबू। 1 मिनट का है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी, इसके बाद होगा ब्रेक 5 मिनट का। बाबू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मैंने प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड करा दिया। ठीक है जी, ढंग से समझ में आया क्या ही था परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उससे ही फॉर्मूला डिराइव कर दिया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन डेल्टा बी अपॉन पी इनटू 100। ठीक है, उसी से ही प्रोपोर्शनेट मेथड बना, 100 कैंसिल कर दिया तो प्रोपोर्शनेट मेथड बन गया। अब है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, थोड़ी सी बात को समझना। अच्छा एक बात बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर बना कैसे? सर दो चीजों से, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मैं कहूं आप 4 के प्राइस पर किसी प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी खरीद सकते हो, तो टोटल कितना खर्चा करोगे भाई? 4 के दाम पर किसी कमोडिटी की मैं 100 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, टोटल 400 ही तो खर्चूंगा। और मैं कहूँ ये प्राइस बढ़कर अगर 5 हो जाए तो आप 80 क्वांटिटी खरीद सकते हो। सर टोटल एक्सपेंडिचर बनता कैसे है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे बनता है टोटल एक्सपेंडिचर। और ये मेथड पता है क्या कहता है? कहता है अगर प्राइस बदल रहा है, इधर देखो सब, अगर प्राइस बदल रहा है उसकी वजह से आपने सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि चेंज इन प्राइस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको सिर्फ वही देखना होता है इस मेथड। यानी कि बड़ी सीधी सीधी सी बात करूं, अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है, यानी कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, कुछ भी हो, प्राइस गिर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर गिरे, तो बेटा आंसर आता है ईडी इज ग्रेटर देन 1 हमेशा, इस मेथड के हिसाब से। यानी कि बेटा यहाँ इस ऐसी डिमांड को बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड। ये कहता है प्राइस के चेंज की वजह से ना आप टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज देख लो बस। प्राइस की चेंज की वजह से अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज देख रहे हो और वो अपोजिट डायरेक्शन का चेंज है, तो ईडी ग्रेटर देन 1 है, मोर इलास्टिक डिमांड है आंसर। एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए होता टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को, बस ये डायरेक्शनल चेंज देखो, लिख दो ईडी ग्रेटर देन 1। और अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये गिरे तो गिरे, ये बढ़े तो बढ़े, तो बेटा लिख देना ईडी इज लेस देन 1 के लेस इलास्टिक। और बेटा इसके बढ़ने से इसके गिरने से इसको कोई फर्क ना पड़े, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। जैसे यहां रहा प्राइस 4 से 5 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर तो दोनों हालातों में 400 ही बना रहा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, तो यहां लिख देना ईडी इक्वल्स टू 1। इतना सा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये कहता है प्राइस के मूवमेंट की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर की मूवमेंट देख लो, अगर वो मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ईडी ग्रेटर देन 1, सेम डायरेक्शन में ईडी लेस देन 1 बाबू, और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ईडी इक्वल्स टू 1। क्लियर बात? वैसे मैं बता देता हूं, मैं इस मेथड से न्यूमेरिकल करने में कभी विश्वास नहीं करता। देखो क्वेश्चन आपको ये तो कंफर्म हो गया ना, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस देगा, इसकी वजह से तो मैं मूवमेंट कैप्चर करूंगा। मैं ना इसका और इसका यूज करके क्वांटिटी डिमांडेड निकाल दूंगा। कैसे बेटा? अगर प्राइस से इसको डिवाइड कर दो, क्यों नहीं आ जाएगा? अगर P आ गया, Q आ गया, फिर बचा ही क्या? फिर तो मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगा, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। मैं उसी में ही बिलीव करता हूँ। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहेगा टोटल एक्सपेंडिचर सही कर क्वेश्चन तो करूंगा, वरना तो भैया मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेथड तो वही पसंद है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बस एक बार टोटल एक्सपेंडिचर वाली दो बातें रीड कर लेते हैं और बाबू फिर 2 मिनट का ब्रेक कर। ठीक है जी, मैं वैसे बता देता हूँ, मैंने
90% पोर्शन पढ़ा दिया होगा इस चैप्टर का, मुझे थोड़ी बहुत ही बात करनी है, बाकी तो न्यूमेरिकल ही है। ये है बेटा बाबू, 1 मिनट पढ़ना, ऑल्दो हो सकता है बाबू थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर। टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। मैंने यही कहा था, ये मेथड क्या कहता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज ऑब्जर्व करो। ठीक है जी बेटा, इसने बताया टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके, जो मैं आपको दो पहले ही बता चुका हूँ। इधर देखना जी मेरी तरफ, 2 मिनट बेटा। प्राइस गिर गया, यहाँ देखो प्राइस गिर गया है, 5 से 4 हो गया है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। क्या आंसर आना चाहिए, ईडी ग्रेटर देन 1। एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं चाहिए इस मेथड को, ईडी ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ इलास्टिसिटी की डिग्री। ठीक है जी, प्राइस 5 से 4, ये भी गिर गया, सेम डायरेक्शन, इट इज लेस देन 1। ठीक है जी, और ईडी इक्वल्स टू 1 है, इसका भी एग्जांपल देख लो बाबू। प्राइस 5 से 4 हो गया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर को कोई फर्क नहीं पड़ा, ईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये मेथड खत्म। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिग्री सारे न्यूमेरिकल के साथ, सारे शेड्यूल के साथ पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है जी, थियोरेटिकली बोलूँ तो मेरे पास सिर्फ एक टॉपिक बचता है, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें बस 9 हेडिंग है, और ये थियोरेटिकली चैप्टर खत्म, कुछ नहीं। ठीक है जी, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अभी 5 मिनट का ब्रेक लो, अब आपको ब्रेक इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये 9 हेडिंग पढ़ेंगे, सीधा शुरू होंगे न्यूमेरिकल, एक ही बार करके करते हैं बाबू। सब सामने देखेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक ऑफ द चैप्टर। उसके बाद बैक टू बैक 28 न्यूमेरिकल हैं, बिना रुके, नॉन स्टॉप। सामने देखना सब बेटा। टॉपिक का नाम है, अभी बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा आपको, टॉपिक का नाम है वैसे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। और बेटा मैं आपको बता देता हूँ, 2-4 फैक्टर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी बात कर भी चुका हूँ, टोटल ये 9 फैक्टर हैं। ठीक है जी, 9 मिनट इस पर लगाने हैं, और फिर बेटा हमने शिफ्ट कर जाना है न्यूमेरिकल की तरफ। वो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कमोडिटी, बस मैंने वर्ड ही पढ़वाया, अब आप सामने देखेंगे, आराम से समझते हैं कैसे नेचर ऑफ कमोडिटी प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है। लो जी पुत्र, सामने देखो बेटा, मैं कहूं अगर नेचर ऑफ कमोडिटी में आपकी कमोडिटी नेसेसिटी है, तो बता देता हूं प्राइस इलास्टिसिटी या तो कह लो लेस इलास्टिक होगी, या कह लो इन इलास्टिक होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक में से जो मर्जी पढ़ लीजिए, मेरे लिए ऑलमोस्ट सेम है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ नेसेसिटी के केस में, मैं कहता हूँ बेटा अगेन वही एग्जांपल, एक शुगर की गोली 10 रुपए की आती थी, और एक आदमी एक दिन की 2 गोली खरीदता था, क्वांटिटी डिमांडेड इज 2। आज वो गोली बेटा 20 रुपए की होगी, मुझे बताओ क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, अभी भी 2, जो मर्जी हो जाए कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। ठीक है जी, मुझे हाल ही में अपने किसी रिलेटिव को एक इंजेक्शन लगाना था, डॉक्टर ने बोला कि ना वीकली लगेगा ये इंजेक्शन, 4 वीक। ठीक है जी, तो फर्स्ट वीक इंजेक्शन लगाया, कीमत थी उसकी 305 रुपए। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक गया, डॉक्टर के ही सेम मेडिकल स्टोर से मैंने खरीदा, मैंने कहा जी 305 रुपये मैंने पहले ऑलरेडी निकाल के रखे, मुझे याद था, अरे 370, मैंने जी क्यों, अभी पिछले हफ्ते 305, कहता मेरे पास भी पुराना एमआरपी का बड़ा था, अभी नया एमआरपी आ गया 370। क्या नहीं लगवाया होगा क्या, ऑब्वियस की बात है लगवाया होगा ना। क्या मेरी डिमांड बदलेगी ऐसी चीजों में, अगर कोई चीज नेसेसिटी है तो सर सवाल पैदा हो ही नहीं सकता बदलने का डिमांड। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में डिमांड जितना मर्जी प्राइस बढ़ा लो, बेटा डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक रहती है नेसेसिटीज के केस में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल अच्छे से बात किया। और अगर मैं कहूं कोई प्रोडक्ट लग्जरी है तो बेटा मैंने नोट्स में गलती से लिखा हुआ है लग्जरी के केस में कि डिमांड मोर इलास्टिक होगी, पर एक्चुअल बात यह है कि ये लेस इलास्टिक ही होगी। क्यों, ऐसा क्यों बेटा, आप भी जानते हैं इंडिया में लग्जरी की कितनी कदर है, या कितने लोग कदर कर सकते हैं,
अच्छा, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती हो, 22% पॉपुलेशन इंडिया की बिलो पॉवर्टी लाइन है, ज्यादातर लोग मीडियोकर है, ठीक है जी, बहुत कम ही लोग हैं जो हाई क्लास है। अब आप समझ सकते हो बेटा, लग्जरी तो चीजें उन्हीं के लिए है ना। मैं किसी टाइम पर एग्जांपल भी दे रहा था बैच में बेटा, लोग एंटीक्स खरीद कर आते हैं, एंटीक पेंटिंग 20-20 लाख, 25-25 लाख 5 स्टार 7 स्टार होटल में सजाते हैं अपने। भाई उन्हीं के लिए उनकी कीमत, हमारे लिए उनकी कोई कीमत नहीं है। मैं कहता हूँ बेटा, कोई एंटीक पेंटिंग कोई आर्टिस्ट पहले 15 लाख की बेचता था, आज उसने अपनी पेंटिंग गिराकर 12 लाख की कर दी। एक बात बताओ, प्राइस में चेंज 20% का आ गया, आपको क्या लगता है क्वांटिटी डिमांडेड 20 से ज्यादा परसेंट से बढ़ जाएगी? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। 20% से ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अगर 20% से ज्यादा बढ़े तो मोर इलास्टिक हो सकता है, तभी तो ईडी ग्रेटर देन बनाएगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तभी तो ईडी ग्रेटर देन बना सकता है। सर 20% से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। मैं कहता हूं बेटा 5-4% ही बढ़ेगी बस, क्योंकि इंडिया में लग्जरी बहुत कम लोगों के लिए लग्जरी है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मीडियोकर है, जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। सेम वे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, आप कहते हो पहले कोई पर्टिकुलर डायमंड 2.5 लाख का था, ठीक है जी, और उसकी 2.5 लाख पे कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड थी। आज बेटा ये 2.25 लाख का हो गया, 10% से गिर गया। आपको क्या लगता है डिमांड 10% से ज्यादा बढ़ जाएगी? सब सवाल ही पैदा नहीं होता। कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं 2.5 लाख का डायमंड का एक पीस इंडिया जैसी कंट्री में? तो हमेशा लग्जरी के केस में जो डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होगी। क्लियर बात? और अगर मैं बात करूं तीसरे तरीके की गुड्स की, कंफर्ट गुड्स, एज नेम सजेस्ट ये सच में कंफर्ट देते हैं। तो वो क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सर एग्जांपल के तौर पर बात कर लो, एसी, कूलर के साथ 100 झंझट, ठीक है जी, रोज बाल्टी उठाना पानी भरना, बाबू एसी कंफर्ट देता है, ज्यादा कूलिंग देता है। बाबू आपकी मदर पहले हाथ से कपड़े धोती थी, बाबू वॉशिंग मशीन कंफर्ट देती है जी, बिल्कुल देती है, बहुत अच्छा कंफर्ट देती है, ठीक है जी, और ऑटोमेटिक तो और ज्यादा कंफर्ट देती है। तो बाबू अगर मैं कंफर्ट गुड्स की बात करूं, अगर इनका प्राइस मान लो बेटा, किसी एसी का दाम पहले 40,000 था, आज कंपनी ने 10% दाम गिरा लिया, 36,000 कर दिया, बाबू लिख कर ले लो, डिमांड 10% से ज्यादा ही बढ़ेगी। क्योंकि दुनिया यही सोचती है ना यार, ये चीज कंफर्ट दे सकती है मुझे, ये चीज मुझे आराम दे सकती है, इसको खरीद लेना चाहिए। हम इसी इंतजार में पोस्टपोन कर रहे होते हैं कि प्राइस गिरे। प्राइस गिरेगा तो पक्का डिमांड, जितना प्राइस गिरेगा उससे ज्यादा ही बढ़ेगी, इनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक डिमांड। पहले बताओ इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो नेचर ऑफ कॉमोडिटी अच्छे से समझ में आ गया, तीनों की तीनों बातें समझ में आ गई। अगर नेसेसिटी है तो लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड, अगर लग्जरी है तो बाबू लेस इलास्टिक, अगर कंफर्ट गुड है तो मोर इलास्टिक, ठीक है जी। छोटे से प्राइस पर ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी डिमांड, ज्यादा प्राइस पर छोटा सा रिस्पॉन्ड करेगी डिमांड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ा सकते हैं बात। बाबू एक ही फैक्टर हुआ, अभी तक टोटल 9 है, ठीक है जी, एक फैक्टर में ही टाइम लगना था, बाकी किसी में टाइम नहीं लगेगा। हैबिट्स और टाइम पीरियड दोनों की साथ साथ बात कर देंगे बेटा। बाबू एक फैक्टर है, मैं सेकंड नंबर पे लिख देता हूं हैबिट्स। अगेन बेटा, कोई चीज हैबिट में है किसी की, ज्यादातर ये बाबू एब के लिए है बात, लिकर सिगरेट के लिए है ज्यादातर बात। बाबू अगर किसी के हैबिट में ये चीजें आ जाएं, सर जो मर्जी कर लो प्राइस, जो मर्जी कर लो बेटा, वो छोड़ नहीं सकता इन चीजों को, ठीक है ना बाबू। डिमांड में इतना सा भी चेंज नहीं करा पाओगे बेटा, इनकी डिमांड लेस इलास्टिक या कह लो इन इलास्टिक होती है, बिल्कुल नहीं बदलती, ठीक है ना जी। बाबू एक आदमी ने कभी शौक शौक में एक सिगरेट पी थी, आज वो उसका आदी बन गया, एक दिन में एक नहीं जलाता होगा, 5-7 जला देता होगा। चाहे बेटा जब पीनी शुरू की थी 3 की थी सिगरेट, आज 10 की हो चुकी है, डिमांड उसकी गिरनी, मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं पीता ना, बता रहे रेट बता रहे। और कौन सी सिगरेट का नाम बोल दूं? हाँ जी, इधर देखना जरा बेटा, हाँ जी सामने देखो। बाबू मैं कहता हूँ जब उसने पीनी शुरू करी थी 3 की सिगरेट थी, आज बेटा 10 की सिगरेट है। सर तब वो एक पी रहा था, आज वो 10 ही पी रहा होगा। मतलब प्राइस बढ़ने पर भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। सर इन इलास्टिक डिमांड ही तो है,
प्राइस बढ़ भी रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इतना सा भी नहीं हिल रही, बल्कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है एक्चुअली। तो अब जो चीजें हैबिट में आ जाती हैं, ज्यादातर बात मैं एबो की कर रहा हूँ, लिकर सिगरेट की कर रहा हूँ बेटा, इनकी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आएगा बाबू। थर्ड हेडिंग इज टाइम पीरियड। थर्ड हेडिंग इज टाइम पीरियड। लो जी सुनना, मैंने इसमें अपना एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, दोबारा वही एग्जांपल दूंगा बेटा। अगर किसी प्रोजेक्ट को आपको शॉर्टर टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है, वहां पर ध्यान रखना है ना, हर कॉमोडिटी की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, और अगर आपके पास टाइम पीरियड बहुत हो तो बेटा आपकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, सीधा सीधा बात करते हैं, घुमाते हैं बेटा। जब मैं रेंट पर था ना, तो मैंने ना 1 फरवरी को इस ट्यूशन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, और दिमाग में ना एक एम लिया कि 15 मई को ना शिफ्ट हो जाऊंगा, ऑल्दो हुआ 15 जुलाई को, पर एम ये था कि 15 मई को शिफ्ट हो जाना है। बड़ा शॉर्टर सा टाइम फ्रेम था मेरे पास, 3.5 महीने सारा काम करने के। तो वो जब मैंने पहली बार सरिया खरीदा इसके लिए, मतलब प्लिंथ बीम के लिए खरीदा था, सबसे नीचे जो बीम डलते हैं प्लिंथ बीम, और ये फर्स्ट लेंटर के लिए इस फ्लोर के, तो बाबू 53 रुपए किलो खरीदा, ठीक है जी। और बाबू मैं, आपको पता है लेबर कितना तंग करती है, जितना टाइम मैंने सोचा था उससे ज्यादा लग चुका था ऑलरेडी, और मेरे दिमाग में और प्रेशर कि नहीं यार शिफ्ट होना है बहुत जल्दी होना है। जब सेकंड रेंटर तक पहुंचे ना, तो सरिया का रेट हो गया 65। और आपको पता है थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगता है 11 12 के बच्चों थोड़ा गैस कर सकते हो कितना सरिया लग जाता होगा एक लेंटर में, काफी केजी लग जाता होगा, और 12 रुपए के लिए एक सब्सटेंशियल डिफरेंस आ ही जाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसने करनी है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम था मैंने आपको बताया, क्या मेरी डिमांड शिफ्ट हो सकती थी ऐसे सिचुएशन में? मेरी डिमांड लेस इलास्टिक से थी ना, मैंने 65 पे बाय करा तुरंत, ये नहीं सोचा क्या होगा, मुझे पता था नुकसान होगा, लेकिन यार करना है पूरा, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अच्छा यही मेरे पास अगर 1 साल होता तो मैं भी पैर पे पैर रख के बैठ जाता है, होने तो जब सस्ता होएगा तभी बाय करेंगे, हम नहीं डालते भी लेंटर, फिर मैं शिफ्ट कर जाता है ना। तो यानी कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट को सच में शॉर्टर टाइम पीरियड में बिल्कुल कंप्लीट करना है, सर आपकी डिमांड वहां लेस इलास्टिक होती है, ज्यादा हिल नहीं सकते आप, प्राइस जो मर्जी हो जाए। और अगर बेटा आपके पास टाइम पीरियड अच्छा खासा है, तो वो शिफ्ट होने के लिए आपके पास फिर होता है, कहाँ आपकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ मैं एक और फैक्टर यहाँ पर लिंक कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा बेटा। हेडिंग का नाम है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। टाइम पीरियड और पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन बिल्कुल एक जैसा एग्जांपल ले सकते हो, यही एग्जांपल ले सकते हो, अच्छे से सोचो बेटा। अगर मैं कंस्ट्रक्शन को पोस्टपोन कर सकता होता तो मेरी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती, साल 1.5 साल टपा सकता होता मैं, तो बेटा मैं शिफ्ट हो जाता, प्राइस बढ़ा मैं भी ना खरीदता, मैंने कहा बैठे रहो कभी तो आएगा। 40 रुपए किलो भी था सरिया तो, ठीक है ना जी, और कोविड में 80 रुपए किलो भी पहुंचा था, और दोबारा वापसी भी आया था 40 पे, तो मैं भी बैठ जाता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, साल 1.5 साल में पूरा करना, कभी तो आएगा भाई, नीचे तब बाय कर लूंगा जब तेरा रेट गिरेगा। और अगर बेटा मैं पोस्टपोनमेंट कर ही नहीं सकता उस चीज को, कंपलसरी है मेरे लिए, तो बेटा फिर तो मेरी डिमांड लेस इलास्टिक है, जो मर्जी प्राइस हो जाए मुझे बाय करना है आज तो करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है अच्छे से। बाबू सेकंड हेडिंग पर शिफ्ट करते हैं, हेडिंग का नाम है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ज्यादा कर रहे हो बाबू, हेडिंग का नाम है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। बेटा ऐसा माना जाता है अगर किसी कॉमोडिटी के जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, उतनी ज्यादा उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। जितने कम सब्सटीट्यूट उतनी लेस इलास्टिक, जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट उतनी ज्यादा इलास्टिक। समझाने के लिए बेटा एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा कोट रोड पर एक बाजार लगता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आज की तारीख में ठेलियां लगाते हैं, ठीक है जी, खाने पीने का सामान लगाते हैं। और वो उसी जगह पर 10 मोमोज वाले अपनी रेडी लगाते हैं एक ही बाजार में, और एक्चुअली में लगभग ऐसा ही है, जो मैं बोल रहा हूँ गलत फैक्ट नहीं बोल रहा, 10 के आसपास है जो लोग मोमोज बेचते हैं। सबका दाम ना ऐसे चलता है, 10 ऑप्शन है, ठीक है जी, किसी का नाम क्या लेना, ठीक है जी, तो फिर ऐसे ही लिखते हैं एग्जाम्पल, मान लो ये 10 ठेलियां हैं ABCD ऐसे करके, 10 लोग हैं जो मोमोज बेचते हैं, सबका दाम ऐसे ही चलता है 30 रुपए में 5 मोमोज या 6 मोमोज कर लो, 5 रुपए का मोमोज देते हैं सारे, 30 रुपए में 6 मोमोज देते हैं सारे।
इनमें से एक आदमी ने क्या करा, मान लो एच ने क्या करा बेटा, 50 रुपए के 6 कर दिए। सर ईमानदारी से बताओ प्राइस में कितना चेंज आया, 30 से 50 कर दिया इसने, काफी अच्छा खासा चेंज कर दिया इसने। ठीक है जी, लगभग आप बोल सकते हो अप्रोक्स बोल देते हैं 70% के आसपास चेंज कर दिया इसने। ठीक है जी, 70% चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है डिमांड कितनी चेंज होगी, 100% चेंज हो जाएगी? शायद कोई भी ना पटकेगा आपके पास, 70% से ज्यादा ही चेंज होगी। क्यों भाई, उसके पास सब्सटीट्यूट तो देखो कितने अवेलेबल है एक आदमी के पास। जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट होंगे उतनी ही डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, और जितने कम सब्सटीट्यूट होंगे उतनी ही कम डिमांड इलास्टिक होगी। इतने सारे सब्सटीट्यूट, अगर आपने गलती से प्राइस 20% पे बढ़ाया, मैं चलो ज्यादा नहीं कहता, आपने 35% प्राइस में चेंज कर दिया, 30 का 40 कर दिया, 40 के 6 कर दिए, लोगों के पास इतने ऑप्शन है, वो ऐसे बस रेट ही पूछे करेगा आदमी, पड़ोसी से ही खाया करेगा। शायद बेटा पूरी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी डिमांड 100 के 100% बढ़ जाएगी। पता ना इंडियन कंज्यूमर वैसे भी एक एक रुपए कैसे काउंट करता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। आओ जी प्यारे बच्चों, आगे की बात करते हैं। बाबू करते हैं बात इनकम लेवल की भी बात करते हैं, इधर देखना जी बाबू, इनकम लेवल की बात करते हैं। बेटा एक सामने देखेंगे सब, मैं कहता हूं बेटा वैसे बहुत रेयर कंज्यूमर ऐसे हैं, पर बेटा मान लो एक आदमी रोज के 50,000 रुपए कमाता है। ठीक है, अमीर आदमी है, रिच पीपल बाबू, और एक गरीब आदमी है 500 रुपए दिहाड़ी पर काम करता है। बेटा ध्यान रख लेना, गरीब आदमी के लिए जिसकी इनकम कम है इसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक, और बेटा जिसके पास बहुत पैसे हैं, रोज के बहुत कमाता है, इसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है या ऑलमोस्ट इन इलास्टिक होती है, इसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि बेटा आप एक कॉमोडिटी रोज बाय करते थे जो 50 रुपए की थी, रोज 50,000 रुपए रोज कमाने वाले को 50,000 रुपए की कॉमोडिटी कुछ लग रही होगी, इसकी कीमत आपने बेटा बढ़ाकर 70 कर दी, कोई फर्क पड़ेगा इसको खासा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, 90 भी हो जाएगी, 100 भी हो जाएगी, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा बाय करता रहेगा जैसे कर रहा है। यानी कि रिच पीपल के लिए ज्यादातर चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है। लेकिन बेटा गरीब के लिए जो 50 रुपए की कॉमोडिटी बाय करता था, इसकी इनकम का 10%, बाबू अब होगी वो 70 की। अब सर थोड़ा तो शिफ्ट करेगा, थोड़ा तो शिफ्ट करेगा, और मैं कहूँ गलती से आदमी कमाते ही 200 रुपए रोज है तो शायद बाय ना करे, शायद बाय ही ना करे इस चीज को। तो बेटा गरीब आदमी के लिए ज्यादातर चीजों की डिमांड इलास्टिक होती है या मोर इलास्टिक होती है, जबकि अमीर आदमी के लिए ये चीजें क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? मैं बेटा पढ़वा नहीं पा रहा हूँ मैटर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, पर मोटी मोटी बातें यही लिखी हुई है नोट्स में भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बाबू शुरू के 3 फैक्टर डन है और आखिरी के 2 डन है। ठीक है जी, बीच में भी एक आधा पढ़ा रखा हमने। बात करते हैं बेटा लेवल ऑफ प्राइस की। लो जी बाबू, लेवल ऑफ प्राइस की भी बात करते हैं, और लेवल ऑफ प्राइस में मैं 2 चीजों की बात करता हूँ, एक्सपेंसिव गुड्स की अलग और इनएक्सपेंसिव गुड्स की अलग। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते गुड्स, एक्सपेंसिव मतलब महंगे गुड्स। बेटा अगर मैं कहूं, मैं बहुत सस्ते गुड्स का एग्जांपल लेता हूं, सर ऐसी चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक बोल दो बल्कि, और बेटा ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा इलास्टिक। कैसे? एक निडल है बेटा जो पहले 1 रुपए की आती थी, आज बेटा प्राइस 1.5 रुपए हो गया। कितना चेंज? 50% का चेंज। डोंट टेल मी 50 पैसे का, परसेंटेज में सोचो अभी कितना परसेंट चेंज हुआ। 50% प्राइस बदल गया। आप सच में बताओ डिमांड शिफ्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 कर दो सीधा 100% बढ़ा दो प्राइस, बिल्कुल भी डिमांड हिलेगी भी नहीं, इतनी सी भी नहीं। क्यों? सर इनएक्सपेंसिव कमोडिटी है ना, बहुत सस्ती कमोडिटी है, ऐसी चीजों में डिमांड कभी शिफ्ट नहीं करती। लेकिन मैं बोलूं बेटा एक लैपटॉप जो पहले 1 लाख का आता था अब 1,20,000 का हो गया, डिमांड शिफ्ट करेगी कि नहीं? ज्यादा करेगी शिफ्ट। एक आदमी बेटा जो 5,000 रुपए महीना सेव कर रहा है, 20 महीनों तक उसने सेव करे 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए, जिस दिन वो खरीदने गया कंपनी आ गई अब तो 1,20 का हो गया। सर वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही, लिख कर ले लो। 20 महीने तक जो आदमी सेव करता है ना, उससे पता है उसकी पैसों की कदर क्या है,
वो क्या करेगा, दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा कि कौन सी कंपनी बनाती है सेम फीचर के साथ सस्ता लैपटॉप। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। तो वो शुरू के 5 फैक्टर अब डन है क्योंकि मैंने बात पहले ही करा दी। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। तो वो 6th वन इज नंबर ऑफ यूजर्स। आओ जी, नंबर ऑफ यूजर्स। बेटा हमने पढ़ी हुई है पहले भी बात ये, बेटा अगर एक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूजर्स बहुत सारे हों, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था मिल्क, याद है आपको? वो हमने एग्जांपल लिया था मिल्क का, मिल्क इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। वो जैसे मैंने बताया था मिल्क इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, और भी मिल्क के बहुत सारे इस्तेमाल है, फॉर मेकिंग कर्ड, फॉर मेकिंग चीज, बटर और घी, बहुत सारे इस्तेमाल है। सर जितने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उतनी ज्यादा डिमांड इलास्टिक होती है। मान लो बेटा पहले आपको मिल्क अवेलेबल होता था 50 रुपी लीटर, और आप मिल्क पर एक्सपेंडिचर जितना कर सकते थे उसके हिसाब से आप 2 लीटर बाय करते थे। ठीक है जी, बेटा इसका प्राइस 40 रुपए लीटर आ गया। 40 रुपए लीटर कितना शिफ्ट हुआ बेटा प्राइस में? 20%। बेटा ऐसा नहीं होगा कि आप अब 2 लीटर बाय करोगे, आपने अब 3 लीटर बाय करना शुरू कर दिया। आपने कहा चलो ठीक है, पहले हम क्या करते थे, थोड़ा सा मिल्क ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लेते थे, थोड़ा सा कर्ड बना लेते थे, अब क्या करेंगे, कर्ड के साथ घी भी सोच लेंगे घर पे ही बना लेंगे। सब अब देखो प्राइस तो 20% से कम हुआ, पर बेटा अगर मैं बात करूं डिमांड की, डिमांड 50% से बढ़ गई। समझ में आ रही बात? ऐसी चीजों की डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है अगर नंबर ऑफ यूजर्स जितने ज्यादा होते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। बेटा लास्ट फैक्टर इज शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर। शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर, बहु यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में कितना हिस्सा है खर्चे का। बहु मान लो बेटा आपकी कमाई है 10,000 रुपए रोज, ठीक है, 3 लाख रुपए महीना कमाते हो, 10,000 रुपए रोज कमाते हो, और रोज एक कॉमोडिटी बाय करते हो जो 20 रुपए की है। ठीक है, रोज बाय करते हो। सर आप देख पा रहे हो इसका शेयर टोटल एक्सपेंडिचर में कितना है? मान लो आप ये समझो 10,000 रुपए रोज खर्चते हो, इनकम को छोड़ो, 10,000 रुपए रोज खर्चते हो अपने घर के लिए, 3 लाख रुपए महीने का खर्चा है घर का। ठीक है जी, तो वो 20 रुपए रोज खर्चते हो एक चीज पर। सर टोटल एक्सपेंडिचर में इसका शेयर दिख रहा है कितना है? बड़ा नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। अगर इसका प्राइस 20 से बढ़कर 30 हो जाए तो सर डिमांड पर कोई खासा शिफ्ट नहीं पड़ेगा, आप शिफ्ट नहीं करोगे बाबू। यानी कि ऐसी चीजों की डिमांड जो टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत कम शेयर रखते हैं, ऐसी चीजों की डिमांड भी लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है। लेकिन बेटा मैं कहूं एक खर्चा आप रोज करते हो और वो खर्चा 7,000 रुपए का है, इस 10 में से रोज खर्चते हो, एक ही चीज खरीदो 7,000 रुपए की, बेटा इसका प्राइस बढ़कर 8,400 हो गया, 20% से शिफ्ट हो गया, प्राइस 20% बढ़ गया। आपको क्या लगता है क्वांटिटी डिमांड से 20% से गिरेगी? बहुत ज्यादा गिर जाएगी। क्यों? बेटा अब वो आदमी यही सोचेगा 10,000 में से 7,000 एक चीज पे खर्चता था, आज ये 8400 की होगी, अगर मैं इसको 8400 का लूंगा ना तो 1,400 में बाकी खर्चे नहीं कर पाऊंगा। 1,400 रुपए जो बाकी जगह पे खर्चता था वो तो नहीं खर्च पाऊंगा मैं, पक्का शिफ्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करेगा, यहां से पक्का जाएगा। तो बेटा अगर कोई एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा शेयर रखता है, ऐसी चीजों की डिमांड भी ज्यादा इलास्टिक होती है। और अगर कोई चीज बहुत कम शेयर रखती है टोटल एक्सपेंडिचर में, सर बहुत लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है इनके डिमांड। ठीक है जी, 9 फैक्टर थे, मैंने थ्योरेटिकली 9 के 9 की बात कर ली। ठीक है जी, विदाउट अ फर्दर डिले न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। उत्तर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मैं करूंगा 4 न्यूमेरिकल, 5 कर दूंगा, चलो तुम भी क्या याद रखोगे कि इस रईस से भागा बड़ा। 23 करोगे आप, मैं लूंगा प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब सब देखो, हमेशा ये बात आती है कि आप जल्दी छुट्टी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आज सारी छुट्टी तुम्हारे ऊपर है, जब 28 न्यूमेरिकल कॉपी में दिखा दोगे। ठीक है, तो बेटा दरवाजे आपके लिए बिल्कुल खुले हैं, आप घर जा सकते हो।
वरना कोई नहीं, बजे 9 बजे 10 सब आप देखोगे। बिल्कुल क्लियर बात। मैं बेटा होमवर्क दूंगा नहीं चैप्टर 4 से कुछ भी, क्योंकि मैं शेड्यूल ग्रुप में बता चुका हूँ कैसे चलेगी प्रिपरेशन आपकी। आपके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है घर पे जाके। ठीक है जी, चलो जी। अब मेरी तरफ देखेंगे, सब सामने देखेंगे। बेटा एक ही फॉर्मूला पर 35 न्यूमेरिकल है 41 में से, और मैं भी 28 ही करने को कह रहा हूँ। ठीक है जी बाबू, पहला न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एक बात और बता देता हूँ, जब गड़बड़ होगी इन न्यूमेरिकल में, आपकी प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ आपका पढ़ना नहीं आया होगा। अंग्रेजी कमजोर है आपकी, ध्यान रखना, तब पढ़ना नहीं आया होगा आपको। अगर पढ़ना आता होता तो ऐसा हो नहीं सकता ये न्यूमेरिकल ना हो। पढ़ देता हूँ। when price is 10 per unit, demand for a commodity is 100 unit. As the price falls to 8 per unit, demand expands to 150. इधर देखना जी, 10 प्राइस पर डिमांड 100 है, प्राइस गिरकर 8 हो गया तो डिमांड होगी 150। इधर देखो जी, सब सामने देखो बाबू, ओरिजिनल प्राइस ये है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ये है, ओरिजिनल को पी और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा कहता है अगर प्राइस 10 से 8 आ गया, नया प्राइस है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 150 होगी, नई क्वांटिटी डिमांडेड है। सामने देखना सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? अगर आप कहो कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मैं उससे भी कर दूंगा। अगर आप कहो जी हमने एक फॉर्मूला भी ऐसे भी पढ़ लिया था, इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन, तो बेटा इससे भी हो जाएगा। और अभी आप कहो कि नहीं सबसे आसान शॉर्टकट बना लिया था हमने, आखिरी में यही चीजें आती हैं काम, तो बाबू इससे भी हो जाएगा। अब जिससे आप कहोगे उससे हो जाएगा। ठीक है जी, अब फटाफट से मैं पहले इससे करके दिखा देता हूँ। ये सब तो क्या है, इसके वही वर्जन है बेटा। अब Q आपके सामने है, Q1 आपके सामने है। अगर डेल्टा Q निकालना हो, क्या फॉर्मूला है? Q1 माइनस Q, दैट मीन्स 150 माइनस 100, इट इज 50। ठीक है, और अगर डेल्टा P निकालना हो, फॉर्मूला क्या है? P1 माइनस P, P1 कितना है? 8 माइनस 10, इट इज माइनस 2। सामने देखो जी, डेल्टा Q की वैल्यू पुट करो, डेल्टा Q 50 मल्टीप्लाइड बाय P ओरिजिनल प्राइस, Q पुट करो जी 100, डेल्टा P पुट करो, इट इज -2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये ऊपर लिखा हुआ 500, ये नीचे लिखा हुआ 200, यानी कि बेटा माइनस का 2.5। 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो जी, मैं काम की बात बोलने जा रहा हूं, पहले बोलो क्या बोला था। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के बाद क्या करना? माइनस इग्नोर करना और फिर लिखना, क्योंकि इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है ना जी, पहले माइनस हटा देना। आधे से ज्यादा बच्चों की कहानी बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो और डिग्री बताओ इसकी। 5 डिग्री पढ़ी हमने, कौन कौन सी? परफेक्टली इनइलास्टिक वेयर इट इज इक्वल्स टू 0, perfectly elastic where it is infinite, babu highly elastic it is greater than 1, less elastic it is less than 1, unitary elastic it is equals to 1। बाबू अब आधे से ज्यादा बच्चे पता क्या करते हैं, मतलब हद है, बिना माइनस हटाए डिग्री सोचते हैं। ओ भैया क्या रेंज है, मैंने भी बताया था क्या रेंज है, 0 से इनफिनिटी तो रेंज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। नेगेटिव साइन हटाने के बाद सोचना है। क्या ये ग्रेटर देन 1 है? तो मैं बोल सकता हूं हाईली इलास्टिक डिमांड, डिग्री क्या है? हाईली इलास्टिक आई। क्लियर है? माइनस साइन हटाने के बाद डिग्री सोचनी है। माइनस तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है, माइनस साइन तो हर एक में माइनस आएगा। पहला न्यूमेरिकल डन। ठीक है जी, आओ जी दूसरा। अगेन मैं बता देता हूं, अब पढ़ने में ही प्रॉब्लम होगी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है जी, छोले जी महाराज की जय। पढ़ो जी बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2, व्हेन प्राइस ऑफ अ शुगर इज 5 पर केजी, काम की बात, व्हेन प्राइस ऑफ अ शुगर इज 5 पर केजी, इट्स डिमांड इज 50 केजी।
अब वो 5 के दाम पर 50 की क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन प्राइस राइसेस बाय 5 पर केजी, काम की बात। उसने ये नहीं कहा कि नया दाम 500 रुपए, उसने कहा प्राइस 5 रुपए से बढ़ जाए तो। अगर समझदार हो तो बेटा सीधा डेल्टा पी है। मैंने ना पहले ही बता दिया कि पढ़ने में दिक्कत आएगी अंग्रेजी में, बाकी किसी चीज में नहीं। यहीं कर देता हूं क्वेश्चन। बेटा P है 5, Q है 50 kg, ठीक है। उसने कहा प्राइस 5 रुपए से बढ़ जाए तो। आधे से ज्यादा बच्चे रट्टू धोते हुए लिख देंगे P1 5 है। आधे से ज्यादा बच्चों की कहानी है, क्योंकि पढ़ते नहीं। उसने कहा प्राइस 5 रुपए से बढ़ जाएगा तो क्या होगा। भाई ये सीधा चेंज इन प्राइस बता रहा है, वो डेल्टा भी बता रहा है। और अगर आप P1 के बारे में सोच रहे हो, पहले प्राइस 5 था, अगर 5 से और बढ़ जाएगा तो P1 10 होगा। थोड़ा पढ़ना सीखना अंग्रेजी को, सिर्फ यही दिक्कत आएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा बोलता हूं ना, सब में से सबसे कमजोर इंग्लिश मेरी। मैथ्स उठा लो, अकाउंट्स उठा लो, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा लो, मुझसे बड़ा बादशाह नहीं। बहुत आराम से पढ़ता हूँ, पेशेंस से। तुम सोचते हो मतलब ही नहीं होता कि चीज का, आप लगाओ। यही दिक्कत आती है बाबू। प्राइस अगर 5 से बढ़ जाए तो डिमांड 10 से गिर जाती है। क्या दे रखा है सीधा, डेल्टा क्यू। और अगर समझदार हो, 10 से गिर जाती है ना तो मतलब -10 है। भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, यही तो यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। और उसी की वजह से तो माइनस आएगा ही आएगा। बेटा अब ईडी निकालना है। फॉर्मूला है डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय द पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी। ये 50, ये 250, यानी कि माइनस का 1/5, यानी कि माइनस का 0.20, माइनस हटा देना 0.20, ये रहा। और डिग्री पूछो तो लेस इलास्टिक, इट इज लेस देन 1। दो डन, 5 करते, 3 करूंगा 30 सेकंड में। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, आसान आसान क्वेश्चन ढूंढ ही लेता हूं मैं आज अपने लिए। दिक्कत तो है कुछ, चेयर में दिक्कत है, मैं सोचो बंदे में। ओहो ये बड़ा प्यारा मेथड। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, मजाक मजाक खेलो। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन। दो तरीके के क्वेश्चन है, दिखा देता हूं फटाफट से। इधर देखना चाहिए, उसने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस गिवन, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन। मैंने अभी बेटा जब ये मेथड कराया था ना, मैंने आपको कहा था कि मैं इसका न्यूमेरिकल कैसे करूंगा। मैंने कहा था ना मैं इस केस में भी क्यों निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा क्यों, भाई टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बनता है फटाफट से तो बताओ। पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। और अगर मेरे को क्यों निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पी। टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पी, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पी। आ गया बाबू। पी ओरिजिनल प्राइस, क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, नई क्वांटिटी डिमांडेड, नया प्राइस, सब कुछ निकल जाएगा। डेल्टा क्यू डेल्टा पी आ जाएगा, बस फिर क्वेश्चन में आई क्या, समझ में आया। तीसरा, आगे बढ़ो, चलो बाबू चलो, चलते क्यों नहीं तुम। हाँ अभी भेज दो, मेरे बेटे भेज दो, भेज रहा बाबू भेज दो। पढ़ना जी, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब डाला क्वेश्चन है मेरे ऊपर बर्डन कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ही निकालना है। जब तक ये कहेगा नहीं मैं उसी मेथड में शिफ्ट कर जाऊंगा, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। जब ये बर्डन डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट इज लेस देन 1, खत्म। यही तो था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मैं तो कह रहा हूं पहले मैं 25 न्यूमेरिकल इसके करूंगा, ठीक है जी। अच्छा ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता तो इट इज ग्रेटर देन 1, और अगर ये मूव करता चाहे अप होता चाहे डाउन और टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल मूव ना होता तो इट इज इक्वल्स टू 1। ऐसे सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, ये देखना पढ़ना। बेटा कहता है
as the price of a product decreases by 7%। बेटा एक प्रोडक्ट का प्राइस 7% से गिर गया, परसेंटेज छोड़ो, गिर गया ना। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में तो सिर्फ मेरे को डायरेक्शन देखनी है। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 3.5% से, बढ़ गया ना। प्राइस गिरा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इट इज ग्रेटर देन 1। इससे आसान कोई मेथड है क्या? कुछ है क्या इसमें? लो जी, आओ प्यारे बच्चों, लास्ट 5 हो जाएंगे मेरे। बाबू, a consumer buy 40 units of a good at a price of 3। 3 के दाम पर 40 क्वांटिटी खरीदता है। When the price rises to 4, he buys 30 units। जब प्राइस 4 हो गया तो 3 खरीदता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। भैया टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? P मल्टीप्लाइड बाय Q। ये रहा P, ये रहा Q, मल्टीप्लाई करो 120 120, इट इज इक्वल टू 1। प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर रहा, तो ईडी क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। 5 न्यूमेरिकल डन। ठीक है, वीडियो बंद नहीं कर रहा मैं। 28 न्यूमेरिकल ग्रुप में आ रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर अंदर भगा लो जितना भगा सकते हो। मुझे 28 देखने। तो एग्जाम्पल नंबर 28, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, कहता है अ कंज्यूमर बाय 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 6 पर यूनिट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। वो माइनस में क्यों है सबको पता है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होती है। तो वो 10 यूनिट खरीदती हो 6 के प्राइस पर, 6 प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड 10, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर 60। कहता है जब उसने दे दिया ईडी 1 है, ईडी 1 में क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है, यानी कि 60 ही रहेगा। बाबू उसने कहा किस प्राइस पे 12 यूनिट खरीदोगे? ये 12 है, 60 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। यही तो पूछा था उसने। ये देख, खुदा बाढ़ निकली चाहिए, करते रहो, फटाफट से करते रहो। और वो 1 मिनट के लिए सामने देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 5 करके दिखाऊं, उसमें मेरे को एक नई बात भी डिस्कस करनी है। बेटा कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 5, द कंज्यूमर बाय 100 यूनिट ऑफ गुड एक्स। जब प्राइस 5 था तो कंज्यूमर 100 यूनिट खरीदता था। सॉरी, कहता है एट व्हाट प्राइस ही वी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज 2। 1 मिनट में ही तरफ देखना। उत्तर 5 के प्राइस पर 100 खरीदते हो, ये ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। कहता है किस प्राइस पर, ये मेरे से पूछा किस प्राइस पर कंज्यूमर 140 क्वांटिटी खरीदेगा। ठीक है, प्लीज वहीं तरफ देखते हैं बेटा। अब मेरे को अगर डेल्टा क्यू निकालना हो, Q1 माइनस क्यू है मतलब 40। अब बाबू डेल्टा पी तो निकल नहीं सकता, उसके लिए P1 माइनस पी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना सब, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी, यही होता है। वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है 2। ठीक है, कोई भी बच्चा कोशिश करके इसको माइनस में लेने की कोशिश ना करे, बिल्कुल इग्नोर माइनस। क्वेश्चन में दिया है तो भी, नहीं दिया तो भी इग्नोर। सोचना कैसे वो मैं सिखा रहा हूं बेटा। डेल्टा क्यू मेरे पास है 40, पी मेरे पास ओरिजिनल प्राइस है 5। बेटा क्यू आपके पास है 100, डेल्टा पी निकल जाएगा यहां से। बेटा ये लिखा हुआ है 200, और अगर ये मल्टीप्लाइड में जाए तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इक्वल्स टू 200, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 1। डेल्टा पी 1 आ गया। इधर देखना प्लीज, आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ रल जाते हैं। उसने यही पूछा है ना किस प्राइस पे वो 140 क्वांटिटी खरीदेगा, मतलब P1 पूछा है आपसे। ये मत लिखाना 1 के प्राइस पर, 1 का तो चेंज होना है, डेल्टा का मतलब चेंज होना है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, एक जोड़ो या घटाओ, 6 लिखो या 4 लिखो। बेटे अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो प्राइस गिर ही रहा होगा ना। अगर ये 5 है और 1 का चेंज लाना है तो गिराना ही है ना, 4 करना है, ऐसे सोचना है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें इलास्टिसिटी गिवन है और आपको एक फैक्टर निकालना।
ठीक है, करते रहो, और किसी की कोई प्रॉब्लम आए पूछ लें। तो एग्जाम्पल नंबर 23 प्रॉब्लम ले रहे हैं। कहते हैं विद द राइज इन प्राइस फ्रॉम 18 to 4 total expenditure on the commodity rises by 40% and becomes 1120. Calculate the price elasticity of demand and indicate whether demand is elastic or inelastic. इधर देखना चाहिए बेटा, ये प्रॉब्लम अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद आएगी, सारे बच्चों के, इसलिए अभी देख लो। कंफर्म दो मैं शॉर्ट। तो वो कहता है प्राइस अगर 8 से 14 हो जाए, इधर देखो जी, प्राइस अगर 8 से 14 हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर 40% से बढ़ जाता है और 1120 हो जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर 1120 हो जाता है और 40% से बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ जो फिगर है उसमें 40% बढ़ गया और 1120 हो गया, और ये भी नहीं पता। और मेरे को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। सर अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर पता लग जाए और इस टोटल एक्सपेंडिचर को मैं पी से डिवाइड कर दूं तो क्यू आ जाएगा, फिर जाकर कुछ कहानी बनेगी, है ना बाबू। इसको ना ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर को मैंने 100% एज्यूम कर लिया। वैसे बता देता हूँ, जब हम 11th-12th में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम हर चीज को एक्स एज्यूम करते हैं, ठीक है जी। जब मैंने लेकिन सीए फाउंडेशन शुरू करी, मेरे टीचर ने हर चीज को 100% एज्यूम करना सिखाया और मुझे लगा कि जिंदगी बहुत आसान हो गई, और आपको भी महसूस दे जाएगा जब आप 100% एज्यूम करोगे एक्स की जगह पर। तो मैंने इसको 100% एज्यूम कर लिया बेटा। अगर इसको 100% एज्यूम कर लिया और 40% एक्सपेंडिचर और बढ़ गया था और 1120 हो गया था, तो यानी कि 140% 1120 के बराबर, ठीक है जी। अगर 140% 1120 के बराबर है, अब यूनिटरी मेथड लगा लो, 1% किसके बराबर है और 100% किसके बराबर है, 1120 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है जी। कैंसिल करो 7 5, ये कैंसिल करो 160 बेटा, 800 आ गया 100%। और इसका 40% आप खुद सोच लो, 800 का 40% 320 होता है, 320 जोड़ोगे 1120 आएगा। अब क्वेश्चन में कुछ बताइए, ये आ गया, ये आ गया आंसर आपके सामने, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।